नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पद परिचय, अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक पद परिचय, जिसमें हमने लगभग अपने टॉपिक को कंप्लीट ही कर लिया था। और क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट हम टॉपिक पढ़ रहे थे अपना संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय, यानी कि किस तरह से अगर आपके वाक्य में कोई संबंध बोधक शब्द आते हैं तो उनका पद परिचय आप किस तरह से देते हैं। तो लास्ट सेशन में इस टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया था और इसके लिए मैंने इसके भेद आपको बताए थे कि किस तरह से हम यहाँ पर संबंध बोधक शब्दों का पद परिचय देंगे। तो उसके लिए उनके भेदों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आपको होमवर्क दिया गया था कि आप घर पर एक बार इन्हें रिवाइज करें और साथ ही एक वाक्य आपको दिया गया था जिसमें आपने संबंध बोधक शब्द का पद परिचय वहां पर देना था। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है पद परिचय वो लगभग कंप्लीट ही हो चुका है, यानी कि हमने इसमें सारी चीजें लगभग क्लियर कर ली हैं। और बस और मेरी आशा है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। लेकिन ये सारी चीजें मुझे तब पता चल सकती हैं कि जब आप लोग मुझसे डिस्कशन करें, आप लोग मुझसे बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, मैं यहाँ से आप लोग को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैं आप लोग को नोट करवा रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकते हैं कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, या ये किस तरह से होगा, या ये कैसे होगा। तो देखिए, काफी सारे अलग अलग यहाँ पर शब्दों के पद परिचय हमने जाने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पद किसे कहते हैं, उसके बाद पद परिचय किसे कहते हैं, उसके बाद पद परिचय के आवश्यक पहलू क्या है। तो क्योंकि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, तो एक वाक्य को लिखते वक्त हम 8 या 9 अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो उन सभी का पद परिचय देना हमने यहाँ पर सीखा। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय सीखा। अब देखिए, संज्ञा शब्द के पद परिचय में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वाक्य में उपस्थित जितने भी संज्ञा शब्दों का पद परिचय करते समय हमें शब्द जो उस शब्द में जो शब्द है जिसका हमने पद परिचय देना है, सबसे पहले हमें उस वाक्य में जो संज्ञा शब्द है वो अलग करना होगा, फिर उसका भेद हमें बताना होगा, साथ ही हमें बताना होगा कि संज्ञा का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध। ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं एक वाक्य आपको दूं, देखिए आज मैं आपको यहाँ पर साथ ही एक तरह से ये आपका अभ्यास भी हो जाएगा, यानी कि अभ्यास के प्रश्न भी समझ सकते हैं आप इन्हें। यहाँ पर मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ एक उदाहरण के लिए, इसे नोट करेंगे और फिर जो मैं आपको कह रही हूँ वो आप यहाँ पर करके मुझे दिखाएंगे, क्योंकि हर सेशन में मैं आप लोगों को रिवाइज कराती हूँ, हर सेशन में मैं पिछली चीजें रिवाइज करवाती हूँ। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और देखिए, इस तरह से अभ्यास के प्रश्नों को करने से आज हमारे जो डाउट हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए एक उदाहरण लिखिए। लंका में राम ने लंका में राम ने बाणों से लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। अब आपको यहाँ पर संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है। अब आपको यहाँ पर इस वाक्य में संज्ञा शब्द जो है उनका पद परिचय देना है। तो शुरू से शुरू करते हैं। लंका क्या है? स्थान का नाम है, ये आपका संज्ञा शब्द है। राम आपका व्यक्ति का नाम है, ये आपका संज्ञा शब्द है। बाणों, बाण अर्थात वस्तु, तो एक वस्तु का नाम है, इसीलिए ये संज्ञा शब्द है। फिर से रावण, रावण एक
व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये संज्ञा शब्द है। तो यहाँ पर 4 तरह के संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है और आपने उन चारों का पद परिचय यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, इसके लिए आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए। लंका में राम ने बाणों से रावण को मारा। आपके 4 शब्द जो हैं वो आपके यहाँ पर संज्ञा हैं और उनका पद परिचय आपने देना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा के तीनों भेद, कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ इनका संबंध होना, पता होना चाहिए। तो चलिए एक बार, क्योंकि ये हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन है और अभी तक लगभग हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं, मैं लास्ट में संबंध बोधक जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगी जो हमने पढ़ा है लास्ट सेशन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये एक तरह से आपका रिवीजन का सेशन है, डाउट सेशन है, और आप देखिए क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो इसमें हम यहाँ पर संज्ञा संज्ञा शब्दों का पद परिचय सबसे पहले करेंगे। संज्ञा शब्दों का पद परिचय, और क्या लिखवाया है मैंने उदाहरण आपको, उदाहरण क्या लिखवाया है नोट करेंगे। लंका में राम ने बाणों से रावण को बाणों से रावण को मारा। लंका में राम ने रावण को बाणों से मारा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो आपके पद परिचय देने हैं वो किसके देने हैं, संज्ञा शब्दों का, संज्ञा शब्दों का पद परिचय देना है। और इसके लिए आपको संज्ञा के भेद जो मैंने अभी बताया, और साथ ही आपको लिंग, वचन और कारक क्रिया के साथ उसका संबंध, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले नोट करेंगे आप लंका, और उसके बाद आप नोट करेंगे राम, उसके बाद नोट करेंगे बाणों, उसके बाद नोट करेंगे रावण, और इस तरह से इनका पद परिचय अब देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लंका, लंका क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन क्या बताना है, भेद पता होने चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए, कारक और क्रिया के साथ संबंध, साथ संबंध। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले लंका शब्द का भेद, लंका शब्द कैसा शब्द है, लंका क्या है, स्थान है, लेकिन क्योंकि एक देश का नाम है, स्थान विशेष का नाम है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे संज्ञा, क्योंकि संज्ञा है ये। और कौन सी संज्ञा है, जब किसी व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी का जब नाम आता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि का जब एक तरह से नाम आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक नेम, यानी कि इसको आप क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद ये क्या है दूसरा, ये दूसरा है पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है लंका।
ठीक है, पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है और कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक। ठीक है, अब दूसरे संज्ञा शब्द का पद परिचय देना है। दूसरा संज्ञा शब्द है राम। ठीक है, तो राम भी सबसे पहले तो हम बताएंगे है संज्ञा, लेकिन कैसी संज्ञा है? अब देखिए, अगर मैंने कहा कि अगर मैं कहूं छात्र, तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? बहुत सारे छात्रों का नाम। यदि मैं कहूं अध्यापक, तो इसमें सारे अध्यापक आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी एक अध्यापक का नाम लूं या किसी एक व्यक्ति का नाम लूं, तो वो क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और साथ ही राम शब्द है, तो राम शब्द हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वचन भी एक वचन ही है, और उसके बाद कर्ता कारक है। ठीक है, राम भी क्या है? इसमें कर्ता कारक है। अगला शब्द है बाणों। अगला शब्द क्या है? बाणों। तो देखिए, यहां पर कहा कि जो एक तरह से संज्ञा शब्द तो है ही, सबसे पहले आप लिखेंगे संज्ञा शब्द। ठीक है, लेकिन किस तरह का बाण हमें ये नहीं पता। बाणों कहा है, और बहुत अलग अलग तरह के बाण होते हैं, तो हमें नहीं पता कि वो किस तरह का बाण है। इसीलिए हमने इसे जातिवाचक संज्ञा कहा। क्या कहा हमने इसे? जातिवाचक संज्ञा कहा। और पुल्लिंग है शब्द बाणों, या बाण भी अगर कहेंगे तो शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन अब यहाँ पर शब्द बाण नहीं प्रयोग किया गया है। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? बाणों से मारा। यानी कि एक बाण से नहीं मारा, बहुत सारे बाणों से मारा है। तो ये क्या होगा? बहुवचन। क्या है? बहुवचन। बहुवचन शब्द है। ठीक है, और लेकिन क्या है? करण कारक है। करण अर्थात साधन, करण अर्थात रीजन। किससे मारा? किससे मारा? बाणों से मारा। तो करण कारक। ठीक है, कारक मैंने आपको बताया है। इसके बाद हम कारक टॉपिक ही यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक क्या होता है, ठीक है, संप्रदान कारक क्या होता है, अपादान कारक क्या होता है, अधिकरण कारक क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बाणों से मारा, बाणों से मारा। तो बाण क्या है? एक तरह से एक रीजन है, एक माध्यम है जिससे राम ने रावण को मारा, इसलिए ये क्या है? करण कारक है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रावण। तो रावण भी क्या है? संज्ञा है। और देखिए, बहुत सारे लोगों का नाम रावण नहीं है, इसीलिए ये नाम भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और इसी तरह से रावण क्या है? पुल्लिंग शब्द है, एक वचन भी है। ठीक है, और उसके बाद ये आपका कर्म कारक है। लेकिन ये क्या है? कर्म कारक। ये क्या है? रावण यहाँ पर कर्म कारक है, यानी कि किसको मारा राम ने? रावण को मारा। तो रावण क्या है? यहाँ पर कर्म कारक की भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं होगा। चार अलग अलग तरह के शब्दों का हमने यहाँ पर, चार अलग अलग तरह के संज्ञा शब्दों का पद परिचय देना हमने यहाँ पर सीख लिया। तो जैसे इस तरह का अगर आपको कोई वाक्य आता है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको, अगर संज्ञा शब्द का पद परिचय दे रहे हैं, तो संज्ञा शब्द के लिए आपको संज्ञा शब्दों के भेद पता होने चाहिए, शब्द का लिंग पता होना चाहिए, शब्द का वचन पता होना चाहिए, और कारक और कर्ता के साथ, क्रिया के साथ उसका संबंध पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर क्लियर होता है।
संज्ञा शब्द का पद परिचय। और अब शायद किसी को भी डाउट नहीं होगा, अगर अभी भी कोई डाउट आपको नजर आ रहा है, लग रहा है कि ये समझ नहीं आ रहा है मैम, तो आप जरूर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमने यहाँ पर कहा था सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। तो सर्वनाम शब्दों के पद परिचय में भी आपने क्या करना था? सर्वनाम शब्द के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। ठीक है, इसमें भी आपको सेम चीजें पढ़नी थी। तो सब में जो आपका सबसे जरूरी है वो है आपका भेद, यानी कि आपको परिभाषा के साथ साथ भेद पता होना चाहिए। लिंग और वचन तो आप फिर कर ही लेंगे देखकर शब्द को, लेकिन आपको भेद जरूर अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर पुरुष की बात की गई है, तो आपको पता है कि सर्वनाम का पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें हम 3 तरह के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उत्तम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, और मध्यम पुरुषवाचक किसे कहते हैं, और अन्य पुरुषवाचक किसे कहते हैं। तो चलिए आज एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। देखिए, एक उदाहरण से, 2-3 उदाहरणों से हमने इसे समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं जिसे आप लोगों ने, अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा टफ दे रही हूँ आपको, ताकि आप लोगों को जब भी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कभी भी इजी नहीं आता है, ठीक है, जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। अपने घर जाने दीजिए। जिसे आप लोगों ने अपने घर खाने पर बुलाया है, जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। अब यहाँ पर आपने सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देना है। अब आप देखेंगे कि इसमें सर्वनाम शब्द क्या है। इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? देखिए, इसमें सर्वनाम शब्द है जिसे आप लोग, उसे, अपने, ये सारे शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। जिसे आप लोगों ने, उसे, अपने, ये 4 शब्द आपके सर्वनाम शब्द हैं, और इन्हीं का आपने भेद बताना है, पुरुष बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, यानी कि पूर्ण व्याकरणिक परिचय देना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी समझते हैं। सर्वनाम शब्द का पद परिचय, और ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं साथ साथ। सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण क्या था हमारा। उदाहरण क्या लिया था हमने? जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है, उसे अपने घर जाने दीजिए। उसे अपने घर जाने दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जिसे, दूसरा है आप लोगों ने, उसे अपने घर जाने दीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सर्वनाम शब्दों को अलग करेंगे। ठीक है, तो अलग कीजिए यहाँ पर सभी सर्वनाम शब्दों को। जिसे,
उसके बाद लिखिए आप लोगों ने। अगला लिखिए उसे, और अगला लिखिए अपने। अब देखिए मैंने हर तरह के सर्वनाम शब्द आपको बताए हैं और सभी का पद परिचय देना भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि सर्वनाम शब्द जो है उसके 6 भेद होते हैं। सर्वनाम शब्दों के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम शब्दों के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं सर्वनाम शब्दों के, जरा किसी को याद है? सर्वनाम शब्दों के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि 6 भेदों में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है निजवाचक। और सभी के उदाहरण भी आप लोगों को दिए हैं जब हमने सर्वनाम शब्दों को यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, तो चलिए सर्वनाम शब्दों में सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसे शब्द, जिसे यानी कि जो जिसे शब्द है ये आपका यहाँ पर सर्वनाम है। और अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है, जो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 तरह के अलग अलग सर्वनाम शब्दों से बना होता है, यानी कि उसमें 3 अलग अलग तरह के सर्वनाम शब्द होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और आपका उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कहा कि हमने कहा जिसे, जिसे आप लोगों ने, जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है उसे अपने घर जाने दे। तो यहाँ पर जो जिसे शब्द है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है, यहाँ पर 3 तरह के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर एक वक्ता है यानी कि जो इस बात को कह रहा है, और एक है आपका श्रोता यानी कि जो सुन रहा है, और एक है आपका एक तरह से अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अब जो बात कर रहा है वो तो वक्ता है, ठीक है, वक्ता का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, लेकिन श्रोता का उल्लेख है। जैसे कहा आप लोगों ने, ठीक है, आप लोगों ने, तो आप लोगों ने क्या शब्द है? ये आपका क्या है? आप लोगों ने मध्यम पुरुषवाचक यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आप लोग, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं कि आप अपनी कॉपी जिससे ली थी उसे दे दीजिए, जिससे और उसे। ठीक है, तो अब मैं बात कर रही हूं तीसरे के बारे में जिससे आपने कॉपी ली थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन कैसा पुरुषवाचक सर्वनाम होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और लेकिन यहाँ पर आप इसको संबंधवाचक में भी इसको कह सकते हैं। तो संबंधवाचक में ये आपका एक वचन हो जाएगा और वैसे भी ये आपका एक वचन ही होगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार यहाँ पर लिखते हैं। अन्य पुरुषवाचक क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बातें हो रही है 3 लोगों की, और जिसमें वक्ता है, श्रोता है और ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अन्य पुरुषवाचक यहाँ पर कहा। और दूसरा ये आपको
आपका पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उसके बाद ये एक वचन है, और उसके बाद ये कर्म कारक है। कर्म कारक, ध्यान दीजिएगा, कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो जिसने बुलाया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कर्म कारक है। अब देखिए, आप लोगों ने, ये आपका क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन कैसा पुरुषवाचक सर्वनाम है? देखिए, इसमें मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, वो आप शुरुआत में लिखेंगे। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ मध्यम पुरुष वाचक। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जिससे बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, और ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन वचन क्या है? ये आप लोगों ने मतलब बहुत सारे लोग हैं, तो ये आपका बहुवचन शब्द है। क्या है? बहुवचन शब्द है। लेकिन दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपका साथ ही क्या है? कर्ता कारक भी है। कर्ता कारक यानी कि क्योंकि उसी ने खाने पर बुलाया है, तो ये कर्ता कारक शब्द है। समझ आया? कर्ता कारक शब्द है। इसके बाद तीसरा शब्द है यहाँ पर अन्य, जो उसे, ठीक है। तो अब देखिए, उसे शब्द भी, जैसे जिसे और उसे, ये दोनों शब्द ही यहाँ पर किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पुरुषवाचक तो है ही, लेकिन कैसा है? अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक तो आप लिखेंगे ही, लेकिन क्या लिखेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। उसके बाद उसे यानी कि पुल्लिंग शब्द है, और साथ ही एक वचन शब्द है, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो आपका एक वचन है ये। अगला है कर्म कारक, ठीक है। कर्म कारक है क्योंकि इसी को खाने पर बुलाया गया है, तो ये कर्म कारक है। उसके बाद है अपने, ठीक है। तो उसे अपने घर जाने दें। उसे अपने घर, यानी कि कोई चीज जब अपने आप के लिए कही जाती है तो क्या होता है? लास्ट क्या भेद बताया था मैंने यहाँ पर सर्वनाम का? निज वाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का छठा भेद जो मैंने आपको बताया था, ये है निज वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने आप के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे किसके साथ? जो एक तरह से कर्म कारक हो या कर्ता कारक हो, उसके साथ क्या होता है? जिसका अपनेपन का एक तरह से व्यवहार होता है, उसे हम यहाँ पर निजवाचक कहते हैं। जैसे महेश यह काम स्वयं कर लेगा। क्या बताया था मैंने? महेश यह काम स्वयं कर लेगा। स्वयं यानी कि वो खुद कर लेगा, ठीक है। वह अपने आप घर आ गया, ठीक है। मैं अपने घर जा रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने शब्द, तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर जो यहाँ पर कहा है कि जिसे आप लोगों ने खाने पर बुलाया है उसे अपने घर जाने दीजिए। तो निजवाचक सर्वनाम है, और साथ ही कैसा शब्द है? ये मध्यम पुरुष है, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है, और साथ ही आपका पुल्लिंग शब्द है, और एक वचन है, और साथ ही संबंध कारक है। एक वचन और संबंध कारक, अपने घर, ठीक है। तो क्या है? संबंध बता रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, पुल्लिंग है, एक वचन है, और संबंध कारक शब्द है, ठीक है।
तो अब मुझे लगता है कि संज्ञा और सर्वनाम के पद परिचय में जो हमने यहाँ पर सर्वनाम शब्दों का और संज्ञा शब्द का आज पद परिचय दिया है, इसमें मुझे लगता है आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक होमवर्क नोट कर लीजिए अगले सेशन के लिए, इसको हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। देखिए, विशेषण शब्द का पद परिचय, विशेषण शब्द का पद परिचय। अब देखिए, इसमें भी आपने वही करना है। विशेषण शब्द में क्या करना है, आपने विशेषणों के भेद पता होने चाहिए, लिंग पता होना चाहिए, वचन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें उदाहरण नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा सबसे पहले छांटने की। ये तीन मूर्तियां, ये तीन मूर्तियां बहुत कीमती हैं। ये तीन मूर्तियां बहुत कीमती हैं। अब देखिए, मैं इसमें अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आप लोगों को बताऊंगी। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसमें से विशेषण शब्दों को छांटेंगे और उसके बाद उनका पद परिचय देने की कोशिश करेंगे। फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए, ये तीन मूर्तियां बहुत कीमती हैं। आपने विशेषण शब्द छांट कर लिखने हैं और उनका पद परिचय देना है, ये आपका होमवर्क है। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर संज्ञा शब्दों का पद परिचय किस तरह से दिया जाता है उसको रिवाइज किया और साथ ही सर्वनाम शब्दों को अच्छे से हमने क्लियर किया। और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह से आज का जो ये सेशन हमारा था, इससे आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको पद परिचय टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये आपका ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके व्याकरण के लगभग 6 से 7 पूरे टॉपिक जो है क्लियर हो रहे हैं। सभी चीजें आपको समझ आ रही हैं, यानी कि इसके बाद मुझे लगता है बहुत कम चीजें आपके लिए पढ़ने के लिए यहाँ पर बच जाती हैं। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो बाकी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है कारक। ठीक है, तो ये सारी चीजें घर पर एक बार पढ़ें और साथ ही जो होमवर्क दिया है उसे करने की कोशिश करें। कोई भी डाउट हो तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।